शालिभद्र सूरी की रचना का नाम बताइए। तो यहाँ पर हमें शालिभद्र सूरी की रचना का नाम बताना है। तो सही विकल्प होगा यहाँ पर विकल्प बी, भरतेश्वर बाहुबली रास। जो भरतेश्वर बाहुबली रास है ये शालिभद्र सूरी की रचना है। तो चलिए यहाँ पर इसकी थोड़ी सी व्याख्या है, इसे देख लेते हैं। व्याख्या है, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम भरतेश्वर बाहुबली रास है। मुनि जिनविजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। प्रश्न बन सकता है कि जो भरतेश्वर बाहुबली रास को किसने जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है? तो ये माना है मुनि जिनविजय ने। आपको ये याद रखना है। जो इसका प्रकाशन वर्ष या रचना वर्ष है वो है 1184 ईस्वी। शालिभद्र सूरी ने 1184 में इस रचना को रचा था। ये अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य और अच्छे कवि थे। ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो शालिभद्र सूरी थे ये किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो ये थे जैन संप्रदाय से संबंधित। आगे है, इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली के चरित्र का वर्णन किया गया है। याद रखना है, जो भरतेश्वर और बाहुबली ये दोनों अलग अलग चरित्र हैं, इसका इसमें वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 24। प्रश्न में पूछा गया है, पंचपांडव चरित्र रास के रचयिता का नाम बताइए। जो रचना है पंचपांडव, इसके रचयिता का नाम बताना है। तो ये होंगे शालिभद्र सूरी ही। जो शालिभद्र सूरी हैं इनके द्वारा ही पंचपांडव चरित्र रास की रचना की गई थी। आगे इसकी व्याख्या है, व्याख्या देख लेते हैं। पंचपांडव चरित्र रास के रचयिता शालिभद्र सूरी नामक प्रसिद्ध जैन आचार्य एवं उच्च कोटि के कवि हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास नामक ग्रंथ इनकी एक अन्य रचना है, जिसे रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। अर्थात जो भरतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ है इसे रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसे आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है 25, तो पूछा गया है, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी, पतंजलि। जो पतंजलि थे इन्होंने अपभ्रंश शब्द था इसका सबसे पहले उल्लेख किया था। सी सही विकल्प होगा यहाँ पर। तो चलिए इसकी जो व्याख्या देख लेते हैं। थोड़ी सी व्याख्या है, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने किया, जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश कहलाते थे। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है 26, तो प्रश्न में पूछा गया है, अवहट भाषा से तात्पर्य है। जो अवहट भाषा है इसका तात्पर्य बताना है, किससे संबंधित होगी ये। जो अवहट है ये ग्रामीण अपभ्रंश से संबंधित होगी। तो यहाँ पर विकल्प ए बिल्कुल सही रहेगा। तो चलिए यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या है, इसे देख लेते हैं। व्याख्या है, अपभ्रंश शब्द का विकृत रूप है। प्रश्न बन सकता है कि जो अवहट किस शब्द का विकृत रूप है? तो जो अवहट है ये अपभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप है, इसे याद रखिएगा। इसे अपभ्रंश या प्रवृत्ति अपभ्रंश कह सकते हैं। अवहट अपभ्रंश आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा है। इसका जो कालखंड है ये है 900 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है कि जो अवहट का समय बताइए। जो अवहट का समय है ये 900 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी के मध्य तक निर्धारित किया जाता है। अवहट को अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी माना जाता है। आगे है, अवहट भाषा के प्रमुख रचनाकार अधमान या अब्दुल रहमान, इनकी जो रचना है संदेश राशक। आगे है दामोदर पंडित, जो इनकी रचना होगी ये होगी उक्ति व्यक्ति प्रकरण। आगे है ज्योतिरीश्वर ठाकुर, जो इनकी रचना है बन रत्नाकर। आगे है विद्यापति, इनकी जो रचना है ये है कीर्तिलता। अगला प्रश्न है 27, तो यहाँ पर पूछा गया है, अवहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी, शिक्षा। जो शिक्षा है अवहट में उसे शिक्षा कहा जाता था। माफ़ करना, जो अवहट में शिक्षा को शिक्षा कहा जाता है। यहाँ पर विकल्प बी, विकल्प सी बिल्कुल सही ठहरता है। आगे इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, अपभ्रंश के प्रवृत्ति रूप को अवहट नाम दिया गया। अवहट में शिक्षा शब्द के लिए शिक्षा रूप मिलता है। आगे प्रश्न 28, तो पूछा गया है, अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। तो जो अधिकांश विद्वान मानते हैं कि हिंदी का प्रथम कवि कौन सा है? तो यहाँ पर सही विकल्प होगा जो सरहपाद। जो सरहपाद है ये हिंदी के प्रथम कवि अधिकांश विद्वानों के मत के अनुसार हैं। आगे इसकी थोड़ी सी व्याख्या है, व्याख्या देख लेते हैं। अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि का नाम सरहपाद है।
जो राहुल सांकृत्यायन है, इन्होंने 7वीं शताब्दी ईस्वी के सरहप्पात को हिंदी का प्रथम कवि माना है। प्रश्न बन सकता है कि जो सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किस विद्वान ने माना है, तो ये माना है राहुल सांकृत्यायन ने, इसे याद रखिएगा। और जो इसका समय काल माना जाता है सरहप्पात का, तो जो सरहप्पात का समय है ये है 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास, इसे भी याद रखिएगा। आगे जो सरहप्पा के अन्य नाम हैं, इन्हें राहुलभद्र, सरोजभद्र, पद्म तथा पद्मव्रज भी कहते हैं। ये बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान के प्रवर्तक तथा 84 सिद्धों में से एक थे। उनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया तथा बोलचाल की भाषा जो आरंभिक हिंदी है प्रयुक्त हुई है। सरहप्पात की रचनाओं का संपादन राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश नाम से किया है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जो सरहप्पात की रचनाओं का संपादन किसने किया है, तो ये किया है राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। और ये प्रश्न भी बन सकता है कि राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पात की रचनाओं का प्रकाशन किस नाम से किया है, तो ये किया है दोहा कोश नाम से। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। आगे है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जो शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो ये माना है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा। आगे जो रामकुमार वर्मा है, ये स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। यहाँ से भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि कौन मानते हैं, तो ये मानते हैं रामकुमार वर्मा, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 29। तो प्रश्न में पूछा गया है, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं। अभी हमने इसे पीछे पढ़ा था, तो ये थे डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। जो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त थे, ये शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। आगे है 30, सिद्धों का प्रथम कवि हैं। जो सिद्धों में जो प्रथम कवि हैं, तो ये हैं सरहप्पा। यहाँ पर विकल्प ए सही होगा। अगला जो प्रश्न है 31। तो प्रश्न में पूछा गया है, सरहप्पात को हिंदी का प्रथम कवि कौन मानते हैं, तो इसे हमने पीछे पढ़ लिया था। तो ये मानते हैं डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन या पंडित राहुल सांकृत्यायन, इनमें से कोई भी हो सकता है। अगला प्रश्न है 32। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है। जो राहुल थे, राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पात को स्वीकार किया है। सी सही विकल्प रहेगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है 33। हिंदी का प्रथम कवि कौन है। तो अधिकतर विद्वानों के अनुसार जो हिंदी का प्रथम कवि हैं, तो वे हैं सरहप्पा। ए सही विकल्प रहेगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है 34। तो पूछा गया है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि कौन मानते हैं। इसे भी हमने पीछे पढ़ लिया था। तो जो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, तो ये मानते हैं रामकुमार वर्मा। यहाँ पर ए विकल्प सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है 35। तो पूछा गया है, सहजयान के प्रवर्तक का नाम बताइए। तो इसे भी हमने पिछली व्याख्या में पढ़ लिया था। तो जो सहजयान के प्रवर्तक थे, तो ये थे सरहप्पा। यहाँ पर ए सही विकल्प रहेगा। अगला जो प्रश्न है 36। तो पूछा गया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, इन्होंने अपभ्रंश को कहा है पुरानी हिंदी। यहाँ पर विकल्प ए व्याख्या है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में ये मत व्यक्त किया, जो मत है, इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। इस प्रकार वे अपभ्रंश को हिंदी के अलग रखना चाहते हैं, फिर भी उन्होंने अपभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया है। रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को ही प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश कहा है। तो इस प्रकार आप इन तथ्यों को याद रख सकते हो। खासकर जो कथन है, इसे आप कहीं नोट करिएगा, क्योंकि कथन बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। अगला प्रश्न है 37। तो प्रश्न में पूछा गया है, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल कहा है। तो ये कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। यहाँ पर विकल्प डी बिल्कुल सही ठहरता है। अगला जो प्रश्न है 38। तो पूछा गया है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया। तो सही विकल्प रहेगा विकल्प बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे, इन्होंने पुरानी हिंदी नामकरण प्रस्तुत किया था।
आगे है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पहले विद्वान हैं जिन्होंने स्पष्ट रूप में ये घोषणा की थी कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किस अपभ्रंश को पुरानी हिंदी स्वीकार किया है, तो ये किया है उत्तर अपभ्रंश को। आगे है उन्होंने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है, तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसे पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया था, तो ये किया था राजा मुंज को। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुलेरी जी के लेख के आधार पर अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को ये मानते हुए भी स्थान दिया कि उनके आधार पर उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 39। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है, तो ये किया है राजा मुंज को। सी सही विकल्प रहेगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं 40। तो प्रश्न में पूछा गया है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो जो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है तो ये कहा जाता है स्वयंभू को। यहाँ पर विकल्प डी सही ठहरेगा। आगे थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। स्वयंभू देव या स्वयंभू 8वीं शताब्दी निर्विवाद रूप से अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। जो स्वयंभू है ये निर्विवाद रूप से अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। स्वयंभू देव, जो स्वयंभू का पूरा नाम है ये है स्वयंभू देव। स्वयंभू देव कृत पौमचर्यु 5 कांडों और 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है। प्रश्न बन सकता है कि पौमचर्यु में कितने कांड और कितनी संधियाँ हैं, तो जो पौमचर्यु है इसमें 5 कांड है और 83 संधियाँ हैं। ये अपभ्रंश का आदि काव्य माना गया है, अतः स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम कवि या प्रथम महाकवि या अपभ्रंश का वाल्मीकि इत्यादि कहा जाता है। आगे प्रश्न 41। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, तो जो स्वयंभू थे इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। विकल्प सी सही रहेगा। अगला प्रश्न 42। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे, जो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि थे तो ये थे स्वयंभू। यहाँ पर विकल्प भी बिल्कुल सही ठहरेगा। अगला प्रश्न देखते हैं 43। तो प्रश्न में पूछा गया है स्वयंभू की कृति का नाम बताइए। जो स्वयंभू की कृति का नाम है तो ये है पौमचर्यु। यहाँ पर विकल्प डी सही ठहरता है। अगला प्रश्न है 44। तो प्रश्न में पूछा गया है पौमचर्यु किसकी रचना है, तो जो पौमचर्यु है ये स्वयंभू की रचना है। विकल्प सी सही ठहरता है। अगला प्रश्न है 45। तो प्रश्न में पूछा गया है इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है, तो सही विकल्प रहेगा यहाँ पर विकल्प डी पौमचर्यु। पौमचर्यु में कहा गया था कि अग्नि परीक्षा के बाद माता सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है। तो चलिए थोड़ी सी व्याख्या है, यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है पौमचर्यु स्वयंभूकृत चरित काव्य है। ये 5 कांडों में विभक्त है। जो 5 कांड इस प्रकार से है विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। जो ये 5 कांड है इनको कहीं पर नोट करके रखिएगा, क्योंकि इस तरह के तथ्य किसी भी पुस्तक में नहीं मिलते हैं। आगे है स्वयंभू ने नारी के प्रति व्यवहार का वर्णन इस काव्य में किया है। नारी के प्रति पुरुष का दृष्टिकोण उस युग में कैसा था, ये काव्य में वर्णित अग्नि परीक्षा वाले प्रसंग से स्पष्ट हो जाता है। लंका विजय के पश्चात सीता को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर कौशल नगरी लाया जाता है। सीता के आगमन का एक और भव्य वातावरण और दूसरी ओर उस वातावरण में राम का ओछा व्यवहार। अग्नि परीक्षा से पूर्व सीता राम से कहती है कि आज मैं अपनी सतीत्व की पताका फहराऊंगी। आग यदि समर्थ हो तो मुझे जलाए। जब मेरा मन शुद्ध है तो इस दिव्य शक्ति का क्या होगा। इस ग्रंथ में वर्णन है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 46। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो हो गया भविष्यत कहा। जो भविष्यत कहा है इसे लौकिक चरित काव्य माना जाता है। व्याख्या इस प्रकार से है लोकप्रिय व्यक्तियों के चरित्र पर आधारित काव्यों के अतिरिक्त कई ऐसे चरित काव्य भी रचे गए हैं जिनमें कथानायक या तो काल्पनिक होता है अथवा किसी लोक कथा से लिया जाता था। इस श्रेणी में धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा का नाम उल्लेखनीय है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जो भविष्यत कहा किसकी रचना है, तो ये है धनपाल की। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आगे प्रश्न है 47। तो प्रश्न में पूछा गया है अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है। जो अपभ्रंश का भवभूति है ये माना जाता है पुष्पदंत को। विकल्प बी बिल्कुल सही ठहरता है। तो चलिए थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं आगे प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो आगे प्रश्न है 48 निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प डी पवमचर्यू। जो पवमचर्यू है ये पुष्पदंत की रचना ना होकर स्वयंभू की रचना है। जो पुष्पदंत की रचना है इन्हें देख लेते हैं। ये है महापुराण, नय कुमार चर्यू, जसर चर्यू। यहाँ पर जय कुमार चर्यू नहीं होगा, ये होगा नय कुमार चर्यू। आगे थोड़ी सी व्याख्या है इसे देख लेते हैं। पवमचर्यू पुष्पदंत की रचना नहीं बल्कि स्वयंभू की रचना है। इनकी दो अन्य रचना है, स्वयंभू की दो अन्य रचना है। एक है रिठनेमी चर्यू और दूसरा है स्वयंभू छंद। पुष्पदंत की 3 रचनाएं मिलती हैं। जो 3 रचनाएं वे इस प्रकार से हैं महापुराण, नय कुमार चर्यू और जसर चर्यू। आगे प्रश्न है 49। तो प्रश्न में पूछा गया है कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा डी महापुराण। जो महापुराण है ये स्वयंभू की रचना ना होकर पुष्पदंत की रचना है। बाकी जो स्वयंभू की रचनाएं उन्हें देखते हैं। ये है पवमचर्यू, रिठनेमी चर्यू और स्वयंभू छंद। ये तीनों रचनाएं पवमचर्यू, रिठनेमी चर्यू और स्वयंभू छंद, ये तीनों रचनाएं स्वयंभू की है। बाकी महापुराण पुष्पदंत की रचना है। आगे प्रश्न है 50। प्रश्न में पूछा गया है खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं। तो जो खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं तो ये है अमीर खुसरो। यहाँ पर विकल्प ए बिल्कुल सही ठहरता है। आगे इसकी व्याख्या है, व्याख्या देख लेते हैं। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि अमीर खुसरो हैं। इस भाषा का इस नाम हिंदवी से उल्लेख सबसे पहले उन्हीं की रचनाओं में मिलता है। हालांकि वे फारसी के भी अपने समय के सबसे बड़े भारतीय कवि थे, पर मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास उन्होंने ही किया था। उन्होंने अर्थात अमीर खुसरो ने ही किया था। जो अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं हैं वे हैं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने तथा गज़ल। इंपॉर्टेंट है, कहीं पर नोट करिएगा। अगला प्रश्न है 51। तो प्रश्न में पूछा गया है खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन थे। तो सही विकल्प होगा यहाँ पर विकल्प भी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना की थी। आगे प्रश्न 52। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था। तो ये किया था अमीर खुसरो के द्वारा। विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल उचित ठहरता है। अगला प्रश्न है 53। तो पूछा गया है अमीर खुसरो की पहेलियाँ तथा मुकरियों का उद्देश्य क्या है। तो जो अमीर खुसरो की पहेली और मुकरियों का उद्देश्य है तो ये है मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना। यहाँ पर विकल्प सी उचित ठहरता है। तो चलिए थोड़ी सी व्याख्या इसे देख लेते हैं। अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि वे बड़े विनोदी और सहृदय व्यक्ति थे। जनजीवन के साथ घुल मिल कर काव्य रचना करने वाले कवियों में खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी थीं। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि खुसरो ही थे। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है। प्रश्न बन सकता है कि अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है। तो ये है 100, जिनमें अब तक 20 से 21 ही उपलब्ध है। आगे देख लेते हैं प्रश्न 54। तो प्रश्न में पूछा गया है निम्न में से कौन शिलांकित कृति है। जो शिलांकित कृति है तो ये होगी विकल्प बी राउलवेल। जो राउलवेल है यह एक शिलांकित कृति है। विकल्प भी बिल्कुल सही ठहरता है। तो चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या है शिलांकित कृति राउलवेल है। ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति हिंदी कृति है। इसकी रचना राउल नायिका के नक्शिक वर्णन के प्रसंग में हुई है। आरंभ में कवि ने राउल के सौंदर्य का वर्णन पद्य में किया और फिर गद्य का प्रयोग किया गया। इस कृति के रचयिता रोड़ा नामक कवि माने जाते हैं। तो प्रश्न बन सकता है कि राउलवेल कृति की नायिका कौन है। तो ये है राउल, और जो इसके रचनाकार कौन है ये है रोड़ा नामक कवि। राउलवेल में जो राउलवेल है, राउलवेल से हिंदी में नक्शिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं जिसमें राजस्थानी प्रधान है। तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि किस रचना में हिंदी की 7 भाषाओं का प्रयोग मिलता है या हिंदी की 7 बोलियों का प्रयोग मिलता है। तो ये होगा राउलवेल।
अगला प्रश्न देख लेते हैं 55। तो प्रश्न में पूछा गया है राउलवेल किस तरह की रचना है। जो राउलवेल है ये है गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य। यहाँ पर ए सही विकल्प रहेगा। अगला जो प्रश्न है 56। तो पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित हैं। तो ये होंगे उक्ति व्यक्ति प्रकरण। बी सही विकल्प रहेगा। ये पेड व्हाट्सएप ग्रुप है। वन टाइम आपको पेमेंट करनी है और आपको लगातार यहाँ पर स्टडी मैटर मिलता रहेगा। हर दिन यहाँ पर आपको स्टडी मैटर मिलेगा पीडीएफ के तौर पर। जैसे इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है, इंपॉर्टेंट पुस्तकें होती हैं, हिंदी साहित्य मिलेगा, यहाँ पर आपको जीके मिलेगा, करंट अफेयर मिलेगा। जो भी हिंदी साहित्य की परीक्षा को क्रैक करने के लिए जरूरी है वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेगी आपको। ठीक है ना। तो ध्यान में रखकर आप इस जो व्हाट्सएप ग्रुप में एनरोलमेंट ले सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए करंट अफेयर मिलता है, जो डेली न्यूज़पेपर की जो कटिंग होती है वो यहाँ पर आपको दी जाती है। इसकी जो चार्जेस हैं बहुत ही नॉमिनल रखे गए हैं, 199 एक बार आपने पेमेंट करनी है, उसके बाद आपको जरूरत नहीं है इसकी पेमेंट करने की। तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है ये भी आपको तैयारी करने के लिए। यहाँ पर आपको जैसे पेड कोर्स वाला मैटर तो नहीं मिलेगा, परंतु बहुत ही कम फीस में यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ इंपॉर्टेंट जो भी होती हैं वो आपको यहाँ पर सेंड की जाएगी। हर एक दिन जो लेक्चर मिलता है उसका पीडीएफ यहाँ पर आपको सेंड कर दिया जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ रहती हैं, अगर आप लोग तैयारी करें ना एलटीटेट की, इसके लिए भी हम आपको यहाँ पर डेली लेक्चर देते हैं। तो उसका भी लाभ उठा सकते हो और जुड़ सकते हो और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो। इसी के साथ यहाँ पर देखिए आप हमारे हार्ड कॉपी नोट्स भी अपने घर मंगवा सकते हो। ये जो हार्ड कॉपी नोट्स हैं काफ़ी महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट साबित हो चुके हैं, क्योंकि जो अधिकतर बच्चे थे एलटी टेट की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने इसे इस तरीके से पढ़ा और उनके सभी के बच्चों के टेट क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पर आपको 1500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं हार्ड कॉपी नोट्स पे। अगर मंगवाते हो तो आपके घर पहुँच जाएंगे। एक बार 2-3 बार रिवाइज कर लोगे तो काफ़ी सारे संशय आपके दूर हो जाएंगे और काफ़ी आप प्रिपेयर हो जाओगे परीक्षा के लिए। ठीक है। अगर मंगवाने हैं तो यहाँ पर देखिए नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के माध्यम से आप इन्हें मंगवा सकते हैं अपने घर में। यहाँ पर कॉल की सुविधा नहीं है, सिर्फ आप व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से ये चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है। तो चलिए